हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका एक बार फिर से अपनी न्यू वीडियो के साथ आप सबके सामने। स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो बेसिकली एक पूरी सीरीज है जो मैंने रिसर्च के ऊपर स्टार्ट की है। आज पहला जो आज का हमारा पार्ट 1 है रिसर्च का, वो उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली रिसर्च है क्या। देखिए, खाली एक इकोनॉमिक्स में ही रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। रिसर्च हमारे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही मैटर करती है, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या कोई और सब्जेक्ट। रिसर्च बेसिकली है क्या। आप सबने ग्रेजुएशन तक थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़े, बट जब आप पीजी में जाते हैं या उससे हायर स्टडीज करते हैं तो वहां आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है। इनफैक्ट प्रोजेक्ट तो हमारी 11th क्लास से ही शुरू हो जाता है, बट आपको उस स्टेज पे कोई रिसर्च का मीनिंग ठीक से समझाते नहीं है कि रिसर्च एक्चुअली है क्या। तो आज हमारी इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली रिसर्च है क्या। रिसर्च बेटा होती क्या है। रिसर्च एक स्टडी होती है, एक डिटेल स्टडी होती है जिसमें हम किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एग्जिस्टिंग कोई चीज है, कोई टॉपिक है आपके पास, कोई भी एक इशू उठा लेते हैं हम सोसाइटी का, कोई भी एक इशू आपके पास है, बट उस इशू के ऊपर आपके पास लिमिटेड नॉलेज है। अब उस लिमिटेड नॉलेज को और एनहांस करने के लिए और एडवांस नॉलेज पाने के लिए हमें उस पर रिसर्च करनी पड़ती है। और वो रिसर्च गवर्नमेंट रिसर्च भी हो सकती है, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट रिसर्च भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि वो रिसर्च किसके लिए बेनिफिशियल है। अगर वो रिसर्च हमारे देश की पॉलिसीज से रिलेटेड होगी तो वो रिसर्च गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी होगी या वो रिसर्च गवर्नमेंट कराएगी। अगर वो रिसर्च किसी बिजनेस पर्पज से होगी तो वो रिसर्च सेमी प्राइवेट या प्राइवेट रिसर्च हो सकती है। तो रिसर्च ऑलमोस्ट हर टॉपिक के लिए, हर स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम रिसर्च की जो डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट डेफिनेशन से भी पहले रिसर्च है क्या। Research is a detailed and careful study of something to find out more information about it. कोई भी हमारे पास एक इशू है और उसके ऊपर डिटेल और केयरफुल स्टडी जब की जाती है अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। Second, it involves various stages to increase understanding of a topic or an issue. आपके किसी भी टॉपिक या इशू को और से ज्यादा समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा करने के लिए जब हम अलग अलग स्टेजेस से होके गुजरते हैं तो उसको आप रिसर्च कहते हैं। इट मे बी एन एक्सपेंशन ऑन पास्ट वर्क इन द फील्ड। कोई जरूरी नहीं है आप पहले इंसान होंगे जो उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे। आपसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स ने उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की होगी, बट उनकी उस रिसर्च के ऊपर और एडवांस रिसर्च करना आपका कंट्रीब्यूशन कहलाता है। तो एक रिसर्चर का रोल क्या होता है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर और अपनी रिसर्च को ऐसे एड ऑन करे। नेक्स्ट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिसर्च इज एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। सबसे पहला हमारा जो गोल होता है रिसर्च करने का वो सिर्फ ह्यूमन नॉलेज की एक्सपेंशन होती है, एडवांसमेंट होती है। जो पहले से ही रिसर्च है उसी के बारे में पढ़ते रहेंगे तो हम कभी भी एडवांस नहीं हो पाएंगे। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि और ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और ज्यादा उसके ऊपर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि नॉलेज को बढ़ाया जा सके। And research could be scientific, technological, social, business, artistic, etc. रिसर्च कैसी भी हो सकती है। इट मे बी साइंटिफिक, साइंटिफिक रिसर्च मतलब जो टेक्नोलॉजी वगैरह और आपका साइंटिफिक सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इनमें जो रिसर्च होती है उसको साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिसर्च मतलब कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इनोवेशंस होते हैं उनको हम टेक्नोलॉजिकल रिसर्च बोलते हैं। सोशल रिसर्च इज एनी इशू रिलेटेड टू सोसाइटी। Business is for profit and loss, demand and supply, and artistic is any creative research. तो इनमें से कोई भी टाइप की जो रिसर्च होती है वो ये सारे रिसर्च के टाइप्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। नाउ रिसर्च के बाद आपकी शुरू होती है स्टेजेस ऑफ रिसर्च। स्टेजेस ऑफ रिसर्च जो होती है उसमें क्या होता है कि सबसे पहली जो स्टेज होती है आपकी, सबसे फर्स्ट स्टेज होती है आपकी ऑब्जर्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनी टॉपिक। सी, whenever we try to find out something on any topic, अगर हम किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं, सपोज मैंने एक टॉपिक उठाया, मैंने एक टॉपिक लिया माइग्रेशन। मैं मेरा पीएचडी का टॉपिक था माइग्रेशन, कि माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं लेफ्ट बिहाइंड फैमिली मेंबर्स के ऊपर। तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना मेरे लिए, पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि माइग्रेशन क्या है। माइग्रेशन एक फिनोमिना है जिसके तहत जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो माइग्रेट करते हैं अपनी जगह से दूसरी जगह पर,
और उनके जाने की वजह से जो पीछे फैमिली मेंबर्स रह जाते हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट था और उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मैंने पहले ऑब्जर्व किया और मेरे को उसमें इंटरेस्ट आया। मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई इसके ऊपर कुछ मुझे रिसर्च करनी चाहिए, तो मैंने उसका टॉपिक बना लिया अपना कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। तो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। तो हमेशा ऐसा ही टॉपिक एडवाइस किया जाता है जिसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो और आप उसको ऑब्जर्व करके अपनी उसकी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन होती है। आप कुछ इमेजिन करते हैं, जैसे मैंने इमेजिन किया, मैं एक ही एग्जाम्पल को कैरी ऑन करूंगी ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। जैसे मैंने इमेजिन किया कि माइग्रेशन की वजह से जो लेफ्ट बिहाइंड फैमिली मेंबर्स हैं वो परेशान होते हैं, उनके ऊपर इकोनॉमिकली तो वो ठीक होते हैं, उससे तो उनकी बेटरमेंट होती है, बट साइकोलॉजिकली देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन माइग्रेशन एंड लेफ्ट बिहाइंड फैमिली मेंबर्स। तो मेरा हाइपोथेसिस क्या बना यहाँ पर कि देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कंडीशन ऑफ लेफ्ट बिहाइंड फैमिली मेंबर्स एंड माइग्रेशन। तो ये मैंने एक हाइपोथेसिस लिया है। तो एक प्रिडिक्शन मैंने ली है जिसको मैं प्रूव करने पे तुली हुई हूँ कि मैंने ये प्रूव करना है कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो इसमें आप 2 वेरिएबल भी ले सकते हैं, आप इसमें 3 वेरिएबल भी ले सकते हैं एंड मोर देन 3 भी ले सकते हैं। वेरिएबल्स आर द आइटम्स, जैसे कि मैंने यहाँ लिया कंडीशन ऑफ फैमिली मेंबर, तो एक वेरिएबल हो गया, माइग्रेशन एक वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल्स 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसके ऊपर जो मैं प्रिडिक्शन को प्रूफ या उसको डिनाई करवाना चाहती हूँ उसको मैं हाइपोथेसिस का नाम देती हूँ। नेक्स्ट स्टेज इज आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हम लोग डेटा को कलेक्शन करना शुरू करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कलेक्शन? सी लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इज द नंबर्स। जैसे हम किसी भी चीज को, जैसे मैं कहती हूँ लिटरेसी रेट हमारे इंडिया का इतना है, तो वो जो फिगर आती है ना दैट इज डेटा। तो डेटा इज कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो जब बहुत सारे नंबर्स हो जाते हैं हमारे पास, इंफॉर्मेशन हो जाते हैं, तो उसको हम डेटा कहते हैं। तो उस डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने माइग्रेशन का कलेक्ट किया डेटा कि कौन कौन अपनी अपनी फैमिली से माइग्रेट करता है, उनके फैमिली में मेंबर्स कौन कौन है, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन। So gathering information from samples by using research instruments is known as collection of data. Now here the question arises, what do you mean by research instruments? Research instruments are the methods which are used for collection of data. Here we can use questionnaire, case studies, focus group discussions, etc. इन टॉपिक के ऊपर हम अपनी अपकमिंग सीरीज में बात करेंगे डिटेल में। Now next stage is organization of data. अब डेटा तो कलेक्ट करके आप ले आए, जल्दबाजी में जैसा जैसा आपने डेटा इकट्ठा किया वो आपने कर लिया, बट आपको उसको लाके सही तरीके से एडिटिंग तो करनी है ना, क्योंकि जब तक आप उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक आप उस डेटा के ऊपर कोई वर्कआउट नहीं कर सकते कुछ भी। तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। उसके लिए आपको एडिटिंग और ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है डेटा का। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। डेटा को प्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है? आपने अक्सर देखा होगा जब आप न्यूज़पेपर्स खोलते होंगे या कोई स्टैटिस्टिक्स की बुक्स खोलते होंगे, तो उसमें चार्ट्स बने हुए होते हैं, टेबल्स बनी होती हैं, डायग्राम्स बने हुए होते हैं, ग्राफ्स बने हुए होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये डेटा को प्रेजेंट करने के स्टाइल्स है। तो डेटा को एक प्रेजेंटेबल वे में शो करना सामने वाले के सामने, rather than putting a paragraph in front of someone, if you show diagrams or tables regarding any information, तो उसको हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिएटिव स्टेज ऑफ एनी रिसर्च। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एनालिसिस? डेटा एनालिसिस जो होता है उसका मतलब होता है कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर आप कुछ मैथमेटिकल टूल्स लगाते हैं। इट कुड बी सिंपल मैथमेटिकल टूल्स, इट कुड बी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टूल्स। इसमें आपके पार्ट आते हैं मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। उसके बाद आपके अगर हायर स्टेजेस पे जाएं तो डमी वेरिएबल, लॉजिटन प्रॉबिट मॉडल, ये सारी जो चीजें होती हैं, आपका जो स्टेजेस होती है, इस पे एनालिसिस होता है, इसके अंदर ये सारे टूल्स लगाए जाते हैं और इन टूल्स को लगा के आपका एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। उससे हम प्रूफ भी करते हैं चीजों को कि हमारा जो हाइपोथेसिस हमने सिलेक्ट किया था उस हाइपोथेसिस को हमारा जो एनालिसिस है कितना सपोर्ट कर रहा है, वेदर हम उसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें अपनी प्रेडिक्शन। Now, next one is data interpretation. Data interpretation is a complicated word for conclusion.
आप डेटा इंटरप्रिटेशन को कंक्लूजन का नाम भी दे सकते हैं कि जब भी आपका एनालिसिस हो जाता है तो उससे आप कुछ रिजल्ट्स ड्रॉ आउट करते हैं, और जो रिजल्ट्स हमारे पास निकल के आए हैं उन्हीं रिजल्ट्स को सामने रखना इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, उसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। डेटा को इंटरप्रेट करना इन टर्म ऑफ वर्ड्स। सपोज मेरे पास आया कि more than 60% of the women are badly affected health wise due to absence of their male counterparts। मेल के ना होने की वजह से जो फीमेल है वो उनकी हेल्थ जो है डिटीरियोरेट हो रही है। तो 60% से ज्यादा का मतलब it is showing a negative relationship, so I can interpret the data here कि यहाँ पर मेरा जो हाइपोथेसिस था वो सही था जो मैंने प्रेडिक्शन ली थी। तो इस तरीके से इसको कोरिलेट किया जाता है। And last one is policy implications. See, what do you mean by policy implications? Policy implications are nothing but the recommendations given by the scholar, by the student, कि इतनी सारी स्टडी करने के बाद उसको क्या लगता है कि क्या recommendations देनी चाहिए, whether migration should be increased or decreased, और माइग्रेशन को अगर डिक्रीज करना भी है तो क्या हमें किस तरीके से माइग्रेशन को स्टॉप करना है या कम करना है, बेसिकली दैट इज द आपका पॉलिसी इंप्लीकेशंस। तो इन नटशेल हमने आज जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा हमने कि सबसे पहले तो रिसर्च होती क्या है। रिसर्च एक साइंटिफिक तरीका है जिससे कि आप किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ स्टडी करते हैं और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग वेरियस टूल्स। उसके बाद रिसर्च की स्टेजेस होती हैं। रिसर्च की जो स्टेजेस होती हैं वो क्या है, सबसे पहले आपका जो होता है टॉपिक ले लेना, टॉपिक लेने के बाद आपका इंफॉर्मेशन गैदर करना, हाइपोथेसिस बनाना, डेटा कलेक्शन करना, ऑर्गेनाइज करना डेटा को, उसको प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना डेटा का, उसको इंटरप्रेट करना एंड फाइनली पॉलिसीज बनाकर देना उनको। तो ये आपकी स्टेजेस होती है रिसर्च की। अब अपनी कमिंग वीडियो के अंदर जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको हाइपोथेसिस बनाना बताऊंगी। उससे पहले हम ये बात करेंगे कि आप टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करें, किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या सोच के टॉपिक लेना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट टॉपिक ही गलत सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि उनका पूरा रिसर्च का जो बैकग्राउंड है वो खराब हो जाता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो बी इन टच विद द सीरीज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रिसर्च वेरी वेल। बाय द टाइम, थैंक यू सो मच।